हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम 2017 केमिस्ट्री लेवल 3 से मैं आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें हमको आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 112 से आगे के क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से अपनी स्टार्टिंग करते हैं। द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल इन वाटर इमल्शन इज। देखिए, इमल्सिफाइंग एजेंट ढूंढना है हमें ऑयल इन वाटर इमल्शन के लिए। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता देती हूँ क्या होते हैं। जो इमल्शंस होते हैं वो हिट्रोजीनियस सॉल्यूशंस होते हैं, जिसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्ज फेज एज ए सोल्यूट वर्क करता है, डिस्पर्जन मीडियम एज ए सॉल्वेंट वर्क करता है, और ये दोनों ही इसके अंदर क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, लिक्विड फेज के अंदर होते हैं। ओके, और ये जो इमल्शन है ये टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शन, एक होते हैं वाटर इन ऑयल इमल्शन। इसका मतलब ये है कि ऑयल इन वाटर का मतलब ये है कि वाटर एज ए सॉल्वेंट है यहाँ पे, और ऑयल जो है एज ए सोल्यूट यानी डिस्पर्ज फेज है आपका। और जो अगर आपका वाटर इन ऑयल होगा उसके अंदर ऑयल आपका क्या होगा, ऑयल आपका होगा सॉल्वेंट डिस्पर्जन मीडियम, और वाटर क्या होगा, सोल्यूट डिस्पर्ज फेज। अब इनके अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो ऑयल इन वाटर का एग्जाम्पल जैसे कि मिल्क है। मिल्क के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। और वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल होगा बटर जो जिसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं फैट मॉलिक्यूल्स के अंदर। यहाँ पे अगर आप इमल्सिफाइंग एजेंट की बात करेंगे तो इमल्सिफाइंग एजेंट आपके ऑयल इन वाटर के अंदर होते हैं प्रोटीन, गम्स, सॉप्स, एंड वाटर इन ऑयल के अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर्स होते हैं आपके हैवी मेटल, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, लैम्प ब्लैक। तो यहाँ से हम अपने क्वेश्चंस का आंसर इजिली फाइंड कर सकते हैं। हमसे पूछा है ऑयल इन वाटर, तो ऑयल इन वाटर के अंदर जो आपके होंगे क्या होंगे, प्रोटीन, गम्स और सॉप्स। तो हमारे ऑप्शंस हम देखते हैं, लैम्प ब्लैक ये नहीं होगा, लॉन्ग चेन एल्कोहल ये भी नहीं होगा, नेचुरल एंड सिंथेटिक सॉप्स ये होगा, हैवी मेटल, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 113। 75% of a reaction of the first order was completed in 32 minutes. What is the time for completion of half of this reaction? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ टाइम हम निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, 0.693/K। यहाँ हमें K है रेट कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, K = 2.303/T log of A/A-X, जहाँ पे K हमारा रेट कांस्टेंट होगा, T टाइम 32 मिनट, A इनिशियल कंसंट्रेशन 100। यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज में क्वेश्चन दिया था हम इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लेते हैं, और 75% रिएक्शन हो चुकी है, तो रिमेनिंग रिएक्शन कितनी रह गई, 25%। तो यहाँ पे हमारी फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगी 25% की। ओके, इन सभी वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूले में पुट करके K = 2.303/32 log of 100/25। यहाँ पे हम कट करेंगे तो 4 आ जाएगा। log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, और 2 स्क्वायर को जब हम लिखेंगे तो पावर पहले आ जाएगी, बन जाएगा 2 log 2। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 2.303/32 2 log 2। 2 एज इट इज रहेगा, log 2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0.301, और यहाँ पे इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, या विदाउट सॉल्विंग किए हम यहाँ पे K का वैल्यू एज इट इज पुट कर देंगे सारा। यहाँ पे वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन को जब फाइनली हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे आंसर 16 मिनट के अंदर। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 16 मिनट्स होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 114। When 2 moles of benzene diazonium hydrogen sulfate react in the presence of ethanol and copper powder, the products obtained are A. nitrogen gas and sulfuric acid. The product A is, तो ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए हमें सबसे पहले रिएक्शन को समझना होगा कैसे है रिएक्शन। लेट्स सी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 114 में हम देखते हैं कि हमें दिया गया है 2 बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला, बेंजीन N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पे हम इथेनॉल और कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में, इथेनॉल C2H5OH
और कॉपर पाउडर कॉपर, इन दोनों के प्रेजेंस में जब रिएक्शन को करवाते हैं, यहाँ पे हमें बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट के 2 मोल्स लेने हैं। रिएक्शन करने पे हमारा जो प्रोडक्ट होगा, मेन कंपोनेंट हमारा यहाँ पे बाइफिनाइल होगा, प्लस में नाइट्रोजन गैस और सल्फ्यूरिक एसिड निकलेंगे, ये हमें गिवन है। तो हमारा ए कंपाउंड जो होगा वो होगा बाइफिनाइल, तो हमारा आंसर होगा बाइफिनाइल। लेकिन इस चीज में एक और ध्यान रखेंगे हम कि यहाँ हाइड्रोजन सल्फेट ना लेकर के अगर हमें क्लोराइड दिया हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सोल्ट दिया हो, तो यहाँ पे इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके वो बाइफिनाइल नहीं देगा, ओनली फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, ये 2 प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो है रिएक्शन यहाँ पे आप क्लियरली माइंड में रखें कि यहाँ पे अगर डाइजोनियम क्लोराइड है तो हमें फिनॉल मिलेगा, और डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट है तो आपको मिलेगा बाइफिनाइल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3rd राइट, बाइफिनाइल। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 115। द एंटीबायोटिक हैविंग बैक्टीरियासिडल इफेक्ट इज, ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है इन चारों ऑप्शन में जिसका बैक्टीरियासिडिकल इफेक्ट होता है? पेनिसिलिन, टेट्रासाइलिन, एरिथ्रोमाइसिन या क्लोरोएम्फेनिकोल, इनमें से हमें सिलेक्ट करना है। तो देखिए बैक्टीरियासिडल इफेक्ट और बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट, कोई भी एंटीबायोटिक 2 तरीके के इफेक्ट शो करती है, एक बैक्टीरियासिडल और एक बैक्टीरियोस्टेटिक। जो बैक्टीरियोस्टेटिक होता है वो एंटीबायोटिक ऐसे एजेंट होते हैं विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, मतलब वहां पे बैक्टीरिया मरेगा नहीं, लेकिन जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। यानी कि आपका जो बैक्टीरिया है उस जो बैक्टीरिया है वहां पे कि वो बैक्टीरिया जो है वो स्टेशनरी फेज में रहेगा, उसकी ग्रोथ जो है स्टेशनरी फेज में रहेगी। लेकिन बैक्टीरियासिडल जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो ऐसे एजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इन सभी को अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर याद नहीं रख सकते जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है मैं उनमें से बता रही हूँ। देखिए हमें एक तो दिया है क्लोरोएम्फेनिकोल, एक हमें दिया है एरिथ्रोमाइसिन और एक दिया है टेट्रासाइक्लिन। ये तीनों ही हैं बैक्टीरियोस्टेटिक के अंदर, और हमसे पूछा बैक्टीरियोसिडल, तो बैक्टीरियोसिडल में पेनिसिलिन आता है, पर्टिकुलर पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी, एमोक्सिसिलिन, ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी इनके अंदर आती हैं। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो पेनिसिलिन के साथ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। मैं आपको सिर्फ उतना ही मटेरियल यहाँ पे बता रही हूँ जितना कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है। मेरे नोट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है, तो उतना सब अगर मैं सब एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड अगर आपके कोई यहाँ पे क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आपको, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg वाटर, एट व्हाट टेम्परेचर विल सोल्यूशन बॉयल एट प्रेशर 1.013 बार। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर पूछा है, किस टेम्परेचर के ऊपर हमारा जो सोल्यूशन है वो बॉईल करेगा। तो लेट्स सी सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 116 के लिए हमें दिया 18 ग्राम ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। यहाँ पे जो ग्लूकोज है ये सोल्यूट की तरह दिया गया है, इसलिए इसको हम W2 से रिप्रेजेंट करेंगे वेट ऑफ सोल्यूट को, जो कि 18 ग्राम है। और अगर हम ग्लूकोज का मोलर मास निकालेंगे तो 180 ग्राम होगा। अगर आपको मोलर मास नहीं निकालना आता है तो मैं बता देती हूँ कैसे करना है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर नहीं, मास, कार्बन का मास कितना है 12, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में हाइड्रोजन का मास 1 इंटू में इसका जो ये नंबर दिया है 12 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, 16 × 6, उनकी मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 ग्राम। फिर हमें यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट दिया है, वाटर सॉल्वेंट हमें दिया है 1 kg, और 1 kg को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम्स हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूट भी हमारा ग्राम्स के अंदर है। अब वाटर के लिए जो Kb वैल्यू होता है बॉइलिंग कांस्टेंट वो होता है 0.52 केल्विन kg पर मोल, और Tb नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो है वो है 373.15 केल्विन। प्रेशर हमें गिवन है 1.013 बार या एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
यहाँ पे हमें निकालना है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है केबी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। यहाँ पे केबी मैं बता चुकी हूँ आपको, बॉइलिंग कांस्टेंट है। W2 वेट ऑफ सोल्यूट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट, M2 मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। सारी वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व कर लेंगे तो डेल्टा टीबी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.052 केल्विन। अब हमें यहाँ पे बताना क्या है, हमें क्वेश्चन में बताना था टीबी का वैल्यू, टीबी बॉइलिंग टेम्परेचर। यहाँ पे चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर हमने निकाल लिया है, वो है टीबी माइनस टीबी नॉट। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा आया 0.052 केल्विन। टीबी हमें निकालना है, माइनस में टीबी नॉट की वैल्यू हमें पता है 373.15। तो यहाँ पे इनको आप करेंगे ऐड दोनों को, क्योंकि ये आपका लेफ्ट साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0.052 प्लस 373.150, इनको ऐड करके हमें मिलेगा 373.202 केल्विन। दिस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर 1 373.15 केल्विन एंड ऑप्शन नंबर 2 0.052 केल्विन। ऑप्शन नंबर 3 373.202 केल्विन। ऑप्शन नंबर 4 18 केल्विन। तो इनमें से हम राइट आंसर देख सकते हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 117। When CH3CHO react with the CH3CH2CHO in presence of dilute NaOH, then on heating which of the following product is not formed? Let's see its answer explanation. Here ethanol plus propanol dilute NaOH हीटिंग करने पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ये जो रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू एल्डोल कंडेंसेशन होगी, जिसमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी होगा। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का मेन रोल होगा। जब आपके इथेनॉल और प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे इथेनॉल के कई मॉलिक्यूल हैं इस रिएक्शन के अंदर और प्रोपेनॉल के भी कई सारे मॉलिक्यूल हैं। तो ऐसा होता है कि इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल भी आपस में रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन इथेनॉल का, ये इस डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन में आकर के यहाँ OH का फॉर्मेशन कर देता है और बाकी का सेम अटैच हो जाता है। फिर यहाँ से वाटर का रिमूवल होने पर जो डबल बॉन्ड जनरेट होगा यहाँ से OH और यहाँ से H के रिमूवल के साथ होगा ये। तो यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो इथेनॉल प्लस इथेनॉल की रिएक्शन से, प्रोपेनॉल प्लस प्रोपेनॉल की रिएक्शन से बन रहा है और प्रोपेनॉल प्लस इथेनॉल की रिएक्शन से भी बनेगा और इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल की रिएक्शन से भी बनेगा। तो यहाँ पे जो 4 प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं, इन प्रोडक्ट का हम कंपैरिजन करते हुए बता सकते हैं बड़े इजीली कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 में प्रोडक्ट गिवन है ये यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको हिंट के लिए बता भी दिया। इथेनॉल प्लस इथेनॉल से क्या बनेगा, ये बनेगा। इथेनॉल प्लस प्रोपेनॉल से क्या बनेगा, ये बनेगा। प्रोपेनॉल प्लस प्रोपेनॉल से क्या बनेगा, ये बनेगा। बट अगर प्रोपेनॉल प्लस इथेनॉल हम लेकर के रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट होगा, इसलिए ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज इंक्रीज फ्रेगलिटी ऑफ RBC एंड मस्कुलर वीकनेस। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B6 और विटामिन B12। विटामिन के जो है इसको फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। ये जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी का कारण बनता है। जब चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, खून जल्दी से नहीं रुकता। और विटामिन ई जो है ये हीमोलिटिक अनीमिया का कारण है। हीमोलिटिक अनीमिया जो है आपका अनीमिया जो है वो उसमें आपकी जो RBCs है उनकी फ्रेगलिटी यानी उनके टूटने जो RBCs टूटने शुरू होती है वो बहुत ज़्यादा टूटने लग जाती हैं और मस्कुलर वीकनेस आ जाती है। विटामिन B6 जो है जिसको पायरिडॉक्सिन कहा जाता है, ये इन्फेंट कॉन्वुलेशन और डेथ का कारण बनता है ये, और साथ में हल्का सा अनीमिया का सिम्टम्स भी इसमें देखने को मिल सकता है। विटामिन B12 में आपके पेनिसियस अनीमिया होता है, पेनिसियस अनीमिया जिसमें नर्व डैमेज हो जाती है।
तो यहाँ पे आरबीसीज की फ्रेगलिटी से रिलेटेड पूछा था। देखिए अनीमिया इन सभी के अंदर हम मेंशन कर रहे हैं, बट जो मेन अनीमिया यहाँ पे पूछा गया है वो किसके अंदर होगा, हीमोलिटिक अनीमिया के अंदर होगा, विटामिन ई के अंदर होगा। और मैं एक चीज और यहाँ पे बताऊंगी, पेंसिसिस अनीमिया जो होता है इसके अंदर जो है आपका हेल्दी आरबीसीज बनती ही नहीं है। जो हेल्दी आरबीसीज होंगी उनका फॉर्मेशन जो होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हिमोलिटिक अनीमिया में आरबीसीज बनेंगे, लेकिन साथ में उनकी जो फ्रेगलिटी होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। देखिए जो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है उनमें ये बताना है कि ये कौन सा जो है आपका नहीं शो करेगा। ये जो कॉम्प्लेक्सेज आपको दिए, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होता है कि ये आपके सिस और ट्रांस आइसोमर्स आप इनको कह सकते हैं। दे डिफर ओनली इन विच लिगेंड आर एडजेसेंट टू वन अनदर। देखिए यहाँ पे ये देखा जाता है कि एक एटम के एडजेसेंट पे जो लिगेंड्स लगे हैं वो किस तरीके से लगे हैं। अगर लिगेंड्स दोनों टाइम पे एक सेम साइड पे आपके एक जैसे हैं और अदर साइड पे भी सेम एक जैसे हैं तो सिस होता है। और अगर जैसे किसी मेटल के सेम साइड पे डिफरेंट लगे हैं और अनदर साइड पर भी डिफरेंट लगे हैं तो वहां पे आपकी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। इसी तरीके से वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटिनम में देखिए NH3 का ट्वाइस Cl2, दो डिफरेंट यहाँ है मॉलिक्यूल, तो ये सेम और डिफरेंट दोनों पोजिशन में आ सकते हैं। लेकिन निकल वाले में चारों मॉलिक्यूल एक जैसे लगे हैं, ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं शो कर सकते। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो निकल के सेम साइड पे हमेशा एक जैसे ही हमें लिगेंड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, तो ये 1, 3, 4 ये ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, बट सेकंड वाला शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 120, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोबियम। तो नियोबियम की हमें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, क्या होगी। लेट्स से आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम नियोबियम की बताएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 41। आउटर मतलब आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन में बतानी है। क्रिप्टन इससे नियरेस्ट नोबल गैस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4d4 5f1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो क्रिप्टन है उसका एटॉमिक नंबर 36 है। 41 माइनस 36 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 5 इलेक्ट्रॉन की आप फिलिंग इस तरीके से करेंगे। ये इसकी रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि एक्सपेक्टेड हम ये कर रहे थे कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन s में जाएंगे 5s में और 3 इलेक्ट्रॉन d में जाएंगे, या फिर ऐसे हो सकता था कि s कंप्लीटली क्या हो आपका एम्प्टी हो और d में 5 चले जाए, हाफ फील्ड हो जाए। बट ये दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन शो ना करके ऑफ-बुक प्रिंसिपल और हाफ फील्ड शेल दोनों ही रूल को ये यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है, और एक अलग ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है इसके लिए। सिमिलरली प्लेटिनम जो है ये भी आपकी अलग से एक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, जिसमें 4d10 होता है, जबकि एक्सपेक्टेड होता है 5s2 4d8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, द रिएक्टिविटी ऑफ बोराजिन एज कंपेयर टू बेंजीन इज। बोराजिन एक इनऑर्गेनिक बेंजीन है और बेंजीन हम ऑर्गेनिक बेंजीन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं वो है। दोनों में से हमें बतानी है कि बोराजिन और बेंजीन की रिएक्टिविटी में बोराजिन की रिएक्टिविटी कैसी है। तो बोराजिन की रिएक्टिविटी जो है रिएक्टिविटी ऑफ बोराजिन एज कंपेयर टू बेंजीन इज मोर। देखिए बोराजिन का फॉर्मूला है B3H6N3 और बेंजीन का है C6H6। दोनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट है। बोराजिन मोर रिएक्टिव है, बेंजीन लेस रिएक्टिव है। बोराजिन लेस एरोमेटिक है, बेंजीन मोर एरोमेटिक है। ये इनके स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर इनके एंगल और बॉन्ड लेंथ यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। और ये जो होता है बोराजिन आपका नॉट परफेक्ट हेक्सागोन सिंथेटिक कंपाउंड होता है, यानी लेबोरेटरी में बनाया जाता है, जबकि आपका बेंजीन परफेक्ट हेक्सागोन है और ये नेचुरल कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, B2H6 हैज फॉलोइंग नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। B2H6 यहाँ पे हमें इस कंपाउंड के अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो बता रहा है कि ये कितने ऐसे हमें बॉन्ड वहां पे देखने को मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड वहां पे होंगे। तो वहां पे होते हैं 2 नंबर ऑफ बॉन्ड। 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1। लेट्स सी
B2H6 डाइबोरॉन। बोरॉन में यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहे हैं, एक इधर हाइड्रोजन के साथ, एक इधर और एक इधर बन रहा है। एक इलेक्ट्रॉन के साथ बोरॉन इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, और ये बोरॉन भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रिज बॉन्ड कहलाते हैं या बनाना बॉन्ड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपके 4 तो कोवलेंट बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे, ये और 2 बॉन्ड जो है ये HA और HB, 2 हाइड्रोजन एटम जो है ये आपके 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा sp3 हाइड्राइजेशन होता है बोरोन के अंदर, और इस तरीके से ब्रिज हाइड्रोजन HA HB है, बनाना बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। राइट आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग इज। तो हमें 2s ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर बताना है। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास है हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम और पोटाशियम, ये एलिमेंट्स हैं। तो इनका ऑर्डर हमें फॉलो करना है, क्या होगा। देखिए जो एनर्जी बताई जाती है किसी भी ऑर्बिटल की, वो n+l रूल से बताई जाती है। n+l, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब यहाँ क्योंकि इसने सिर्फ 2s की पूछी है, 2s ऑर्बिटल, तो यहाँ 2s ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग, 2s की जगह s ऑर्बिटल होना चाहिए था, s ऑर्बिटल की एनर्जी हमें बतानी थी। तो यहाँ पे देखिए सभी का 2s ऑर्बिटल हमें कंपेयर करना, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में 1s1 में, लिथियम में 2s1 में, सोडियम में 3s1 में और पोटाशियम में 4s1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है। जो इनके इनर है 2s, इसका 2s है, उनके हमें एनर्जी कंपेयर करनी है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उसके ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर सभी में 0 हो जाएगा, n का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। n का वैल्यू जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो यहाँ पे n+1 के लिए इनका वैल्यू भी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम डाउन द ग्रुप n वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। n वैल्यू इंक्रीज होने से यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है और ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएगा, हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा, देन लिथियम की, देन सोडियम की, देन पोटाशियम की। यहाँ 2s की जगह s होता तो ज्यादा परफेक्ट होता है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ s ऑर्बिटल हमने यहाँ पे कंपेयर कर दिया इनका, कि आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो ऑर्बिटल एनर्जी डिक्रीज होगी, और ये ऑर्डर ऑप्शन नंबर 2 में करेक्टली गिवन है। नेक्स्ट है द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग इज। देखिए ये चारों ऑप्शन जो गिवन है ये ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्ट्रीब्यूटर हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। लेकिन इसने मेजर पूछा है तो मेजर के अकॉर्डिंग CO2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हम इसके लिए एक डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम में CO2 जो कि फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से मिलती है, 65% रोल प्ले करती है ग्लोबल वार्मिंग में। आपका जो फॉरेस्ट्री से आपका CO2 रिलीज होता है वो 11%, मीथेन का रोल 16% है, और नाइट्रोस ऑक्साइड का रोल है जो 6% है। जबकि जो F गैसेज है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका रोल सबसे कम है, 2% रोल है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ Fe, H2O, Fe3O4 एंड H2 रिक्वायर्ड फॉर बैलेंसिंग द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये इक्वेशन हमें दिया है, इसके लिए हम इसको बैलेंस करके इनके आगे के कोफिशिएंट बताने हैं। तो इसको बैलेंस करने का तरीका हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हैं बैलेंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे सोल्व किया है। आयरन सॉलिड प्लस वाटर चेंजेस टू Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले आयरन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 3 आयरन है तो मैं इसको 3 से आयरन को मल्टीप्लाई करूंगी, यानी 3 मोल्स आगे इसके लगा दूंगी नंबर। फिर मैं क्या बैलेंस करूंगी, O2 को बैलेंस करने के लिए मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिंगल है, तो इसको 4 बनाने के लिए मैंने 4 ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 8 हो गया, यहाँ पे 4 है तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरा जो बाकी का आपका कोफिशिएंट्स मिलने वाला है यहाँ पे 3 4, और इसके लिए 1 और इसके लिए 4। तो ये हमारा 3 4 1 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 4 ऑप्शन 2। Question number 126, at the absolute zero temperature, the entropy of perfectly crystalline solid becomes 0. The above statement is related to which law of thermodynamics? This statement is related to third law of the thermodynamics. Thermodynamics में 3 laws होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। जो फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड होता है। जीरोथ लॉ भी होता है एक,
जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का होता है, जिसमें एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। जो सेकंड लॉ होता है वो एंट्रोपी के बारे में बताता है कि एंट्री ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम चेंजेस जो होगी ऑलवेज इंक्रीज होगी, एंट्रोपी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज। और थर्ड लॉ हमें बताता है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम अप्रोचेज ए कांस्टेंट वैल्यू एट द टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो। जैसे टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो होगा, एंट्रोपी भी एक कांस्टेंट वैल्यू पे रीच हो जाएगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या है, देखिए टेम्परेचर तो एब्सोल्यूट जीरो दिया है और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो एंट्रोपी की वैल्यू दी है वो भी जीरो दी है, कांस्टेंट दी है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये लॉ किसको फॉलो करेगा, थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, इसमें हमें मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। यहाँ पे इनकी हमें ज्योमेट्री मैच करनी है कि अमोनिया, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, SO2 और SF4 इनकी ज्योमेट्रीज क्या होंगी। तो अमोनिया जो है, अमोनिया ट्रायगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री शो करेगा यहाँ पे इस तरीके से। sp3 होने से टेट्राहेड्रल बनता है, लेकिन एक लोन पेयर है तो ये हो गया ट्रायगोनल पिरामिडल। यहाँ पे आपका जो SO2 है, SO2 आपका बेंड शेप या वी शेप ज्योमेट्री देगा। और जो आपका ClF3 है, ClF3 आपका देगा टी शेप ज्योमेट्री। और जिसके लोन पेयर है, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, उनको हमें एक्सियल एंगल्स पे नहीं रखना है, उनको हमें इक्विलेटरल पोजीशन पे रखना है। और आपका जो SF4 है वो आपको सीसा ज्योमेट्री देने वाला है, सीसा ज्योमेट्री। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, अमोनिया के लिए ट्रायगोनल पिरामिडल। अगर एक भी आपको पता है तो आपका वहां पे सारा राइट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 128, CH3 CH2 का 4 टाइम्स CH3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एट 73 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रिएक्शन होंगी, तो आपका ए क्या बनेगा। तो ये रिएक्शन मैं आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में जब हम सारी रिएक्शन कंडीशन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें बेंजीन मिलने वाला है, प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें आयनाइजेशन एंथैल्पी का हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है, क्या होगा। तो देखिए सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, 3 चीजें हमारे पास। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट। तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है एटम के अंदर से, और जब भी वो एटम गैसियस स्टेट में हो। तो सोडियम, हमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन 3 चीजें हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और हम इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। सोडियम का 2s1 है और मैग्नीशियम का 2s2 में, और एल्युमिनियम का 2s2 2p1 और सिलिकॉन का 2s2 2p2। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो अकॉर्डिंग टू साइज भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियर चार्ज पे भी डिपेंड करता है। साइज ज्यादा होगा तो हमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन इजीली हम वहां से निकाल पाएंगे। अब हमें पता लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारा साइज क्या होता है, एटम का डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू हायर न्यूक्लियर चार्ज। तो सिलिकॉन का साइज छोटा रहता है और सोडियम का साइज बड़ा रहता है यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने से, क्योंकि जो आपका ऑर्बिटल है वो तो सेम ऑर्बिटल है, 2 सेकंड ऑर्बिटल चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सोडियम का साइज बड़ा है और सिलिकॉन का साइज छोटा है। साइज का हमने यहाँ पे कर लिया कि सोडियम का ज्यादा, फिर मैग्नीशियम का उससे कम, एल्युमिनियम का उससे कम और सिलिकॉन का उससे भी कम साइज है। ओके, फिर यहाँ से हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर स्टेट कैसी होती है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये नियोन में चला जाता है। बहुत ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ना चाहेगा। इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी। मैग्नीशियम जो है 2s2 में है, कम्प्लीटली फिल्ड एस ऑर्बिटल है यहाँ पे, इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं छोड़ेगा। जबकि एल्युमिनियम जो है 2p1 है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर ये कम्प्लीटली फिल्ड स्टेट में आएगा, इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। इसलिए मैग्नीशियम के कंपैरिजन में एल्युमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है और मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि हाफ फील्ड में जा रहा है फुल फील्ड से, तो हाफ फील्ड लेस स्टेबल होती है फुल फील्ड के कंपैरिजन में। इसलिए मैग्नीशियम जो है थोड़ा हायर आयनाइजेशन एनर्जी में चला जाएगा। उसके बाद सिलिकॉन से 2s2 2p2, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना
थोड़ा डिफिकल्ट है। एक तो इसका स्मॉल साइज और एक ये 2p2 में है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 2p1 में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी वो इन सभी के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर यही होगा, सोडियम की सबसे कम, देन एल्यूमिनियम की, फिर मैग्नीशियम की एंड देन सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस व्हेन। देखिए जो हमें बताना है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है डेल्टा जी की वैल्यू। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है, और अगर 0 पे हो डेल्टा जी की वैल्यू तो प्रोसेस जो है इक्विलिब्रियम में होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहती है, और ये इक्वल टू 1 का मतलब ये ग्रेटर देन 0 ही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम। देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके एवोगैड्रो नंबर्स पर और एटॉमिक मास पर। हीलियम का एटॉमिक मास यहाँ पे 4 ग्राम है, और 1 मोल के अंदर 4 ग्राम, या फिर हम कह सकते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो यहाँ हमें रिलेशन चाहिए मोल्स में और एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ एटम में। तो 1 मोल के अंदर अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, तो हम देख सकते हैं कि इन्होंने हमें एटम जो दिए हैं वो दिए हैं 12.044 इंटू 10⁻23, इसका जस्ट डबल। तो अगर एटम डबल हो जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी डबल हो जाएंगे, 2 मोल्स हो जाएंगे। इस इक्वेशन को आप सोल्व भी कर सकते हैं चाहे तो यहाँ पे हमारे कितने मोल्स हो जाएंगे, 2 मोल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2 होता है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल साथ में। अगर डबल वाटर मॉलिक्यूल है 2H2 हुआ है तो जिप्सम होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये आपका क्लोरीन का कंपाउंड है, क्लोरीन पाउडर या ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं, ब्लीच करने के काम आता है। और कैल्शियम सल्फेट इंटू 3H2O ये आपका POP नहीं है, तो आपका POP क्या है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बीच में आएगा। देखिए चार्ल्स लॉ जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जो ग्राफ आएगा वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में आएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, जिसमें वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर भी आपका बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम आपका 2 लीटर से 4 लीटर जा रहा है तो टेम्परेचर अगर आपका 300 केल्विन पे है तो 600 केल्विन पे जाएगा। इस तरीके से वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ आएगा। यहाँ पे ये जो आपका ग्राफ है ये बिल्कुल 0 को टच यहाँ पे नहीं करेगा, ये थोड़ा सा बैक साइड पे जाके आपकी 0 को टच करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट हमें इसमें बताना है। सिलिकेट जो है सिलिकॉन के कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पे जिरकोनियम SiO4 जो है ऑर्थोसिलिकेट है, Sc2Si2O7 ये आपका पायरोसिलिकेट है, B3Al2Si6O18 यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे तो ये 2 और 6 हो जाएंगे, ये साइक्लिक है। और यहाँ पे आपका Zn4OH का ट्वाइस Si2O7 इंटू H2O ये आपका पायरोसिलिकेट है। तो साइक्लो में आपका ऑप्शन नंबर 3 जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिबरेटेड एट कैथोड व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। हमें यहाँ पे सोडियम एसीटेट का सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करना है, तो बताना है कैथोड पे क्या लिबरेट होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस है ये। यहाँ पे जब इस सोडियम एसीटेट को इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो हमें CO2 C2H6 प्लस हाइड्रोजन एंड NaOH मिलेगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एट एनोड आपका ऑक्सीडेशन होगा, एट कैथोड आपका रिडक्शन होगा। एनोड पे आपके एसीटेट आयन जाएंगे, सोडियम एसीटेट में से एसीटेट आयन, और वो आपको CO2 और C2H6 वहां पे देने वाले हैं। ये किस तरीके से मिलेंगे, सबसे पहले एसीटेट आयन जो है वो वहां पे
आपका मिथाइल रेडिकल जनरेट करेगा और मिथाइल रेडिकल आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, C2H6 बनाएंगे और साथ में आपका वहां पे CO2 रिलीज हो जाएगा। जबकि आपके एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड पे आपका वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करके OH नेगेटिव और H रेडिकल बनाएंगे। H रेडिकल प्लस H रेडिकल कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे और जो OH नेगेटिव एनायन आपका बना है वो सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाएगा। सो कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट हीट स्टेबल साइड ग्रुप इन सिलिकॉन रबर। सिलिकॉन रबर में हमें मोस्ट हीट स्टेबल साइड ग्रुप बताना क्या है। सिलिकॉन रबर आपका एक पॉलीमर है या इलास्टोमर है जिसमें सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। गुड रेजिस्टेंट टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे भी काफी स्टेबल होते हैं। इसके अंदर जो टाइप्स होती हैं वो मिथाइल विनाइल सिलिकॉन रबर की, मिथाइल फिनाइल विनाइल सिलिकॉन रबर की, और आपकी सिलिकॉन रबर जिसको हम नाइट्रोल सिलिकॉन रबर भी कहते हैं, फिनाइल सिलिकॉन, फ्लोरीन सिलिकॉन, इथाइल सिलिकॉन, नाइट्रोजन सिलिकॉन, डाइमिथाइल सिलिकॉन, इस तरीके की टाइप्स हैं। इसमें जो है इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हैं। अगर हमसे यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात पूछी जाए तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं मिथाइल विनाइल सिलिकॉन रबर जो है गुड सॉल्वेंट रेजिस्टेंट है, यानी जल्दी से सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होगा। इसी तरीके से मिथाइल फिनाइल विनाइल सिलिकॉन रबर है ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस होता है, शॉक प्रूफ होता है ये। जो आपका सिलिकॉन रबर है ऑयल एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंस है। मिथाइल सिलिकॉन रबर है आपका रेडिएंट या हीट रेजिस्टेंट है। आपका यहाँ पे फ्लोरीन सिलिकॉन रबर केमिकल, सॉल्वेंट और ऑयल रेजिस्टेंट है। आपका इथाइल सिलिकॉन रबर जो है कोल्ड रेजिस्टेंट, यानी यहाँ पे जल्दी से कूल नहीं होगा, कोल्ड रेजिस्टेंट। नाइट्रोजन सिलिकॉन रबर एक्सीलेंट थर्मल स्टेबिलिटी शो करता है। डाइमिथाइल सिलिकॉन रबर एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन शो करता है। जबकि हमें यहाँ पे बताना था कौन सा ग्रुप जो है वो हीट स्टेबल होगा, तो हीट स्टेबल यानी हीट रेजिस्टेंट या रेडिएशन रेजिस्टेंट ये आपका कौन सा है, फिनाइल सिलिकॉन रबर। तो ऑप्शन जाता है फिनाइल के साथ 1। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 137, द मोलर मास ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन। मोलर मास अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए एक डेरिवेशन हमें देखना पड़ेगा छोटा सा। देखिए जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो PV इक्वल टू nRT होता है। n है नंबर ऑफ मोल्स और V है वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसको हम पुट करेंगे यहाँ गिवन मास अपॉन मोलर मास, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। अब कैपिटल M को हम इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में और वॉल्यूम को हम राइट साइड में लेके आएंगे, तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो यहाँ से हमें मोलर मास निकालना है तो हम प्रेशर को डाउन ले जाएंगे नीचे, DRT अपॉन P। तो हमारा जो इक्वेशन है वो M इक्वल टू DRT अपॉन P है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr चेंजेस टू CH3 CH2Br। द टाइप ऑफ रिएक्शन, इस टाइप ऑफ रिएक्शन है जो आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। देखिए कैसे, यहाँ पे सबसे पहले जो HBr है वो आपका किस तरीके से रिएक्शन करेगा। HBr जो है डेल्टा H पॉजिटिव और डेल्टा Br नेगेटिव में आपका ब्रेक होता है। स्मॉल इनमें जो चार्ज है वो और क्या हो जाता है, डिस्पर्ज हो जाता है। H पे स्मॉल पॉजिटिव और Br पे स्मॉल नेगेटिव आ जाता है इस तरीके से। और जब यह डबल बॉन्ड एल्कीन है वो H के ऊपर सबसे पहले अटैक करती है, उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले H का एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, इसलिए ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। या सिर्फ HBr दिया गया है। अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाए कौन ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, इसका इलेक्ट्रोफाइल जल्दी जनरेट होगा, तो HF का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ज्यादा होगा, फिर HCl का, फिर HBr का, देन HI का। HI का सबसे कम होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्योंकि HI बॉन्ड ब्रेक इजिली ड्यू टू बिगर साइज ऑफ हेलोजन। सॉरी, ये इधर की तरफ आएंगे। HI का जो ऑर्डर है वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, ये लीस्ट स्टेबल है, तो ये इधर की तरफ होंगे एरो, HI का सबसे ज्यादा। नाउ क्वेश्चन नंबर 139, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस आयोडीन चेंजेस टू 2HI इज Kc, then at same temperature what will be the equilibrium constant for the reaction half H2 plus half I2 changes to HI। हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस चेंजेस टू 2HI। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन
उसका स्क्वायर अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन H2 इंटू I2। इसी तरीके से इस रिएक्शन के लिए हम Kc डैश मान लेते हैं, तो Kc डैश कैसे लिखेंगे, HI की कंसंट्रेशन अपॉन में H2 की कंसंट्रेशन की पावर हाफ और I2 की कंसंट्रेशन की पावर हाफ। अब यहाँ पे हम देख पा रहे HI पे 1 है पावर और यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको हम स्क्वेयरिंग कर देंगे। बहुत साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो Kc का स्क्वायर हो जाएगा और HI का स्क्वायर, और ये स्क्वेयरिंग से हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, I2 बनेगा, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन पे हाफ पावर है, उससे भी स्क्वायर कैंसिल होके H2 बनेगा। तो यहाँ पे हमने राइट साइड्स दोनों में इक्वल कर दिए इक्वेशन 1 और 2 में, तो हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा Kc इक्वल टू Kc डैश का स्क्वायर। हमें Kc डैश बताना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो Kc पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, Kc डैश क्या आ जाएगा, रूट ऑफ Kc। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज इनकरेक्ट फॉर द सोल्यूशन ऑफ द स्क्रॉन्जर वेव इक्वेशन। इनकरेक्ट बताना है। साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, ये राइट है। साई मस्ट बी फाइनाइट, ये भी राइट है। साई मस्ट हैव 3 वैल्यूज, नहीं ये रॉन्ग है। साई का जो है सिंगल वैल्यू होता है, और ये इक्वेशन जो हमें दी है -∞ से +∞ साई स्क्वायर dx dy dz इक्वल टू 1, ये भी राइट है। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल है, अगर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है तो वो 1 होगी, ये चीज यहाँ पे शो हो रही है, तो ये भी हमारा राइट है। तो रॉन्ग ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिएक्ट विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हीमोग्लोबिन से जो रिएक्ट करेगी वो कार्बन मोनोक्साइड होगी, कार्बन मोनोक्साइड गैस। जैसे कि हमें लोअर क्लासेस में पढ़ाया भी जाता था कि बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि बंद कमरे में जब कोयला या अंगीठी जलाई जाती है तो वो जो गैस रिलीज होती है वो कार्बन मोनोक्साइड होती है, जो कि हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और दम घुटकर वहां पे डेथ होने का कारण बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, रिएक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विद एन अजाइड डू नॉट गिव मोनोफॉस्फाजिन। तो यहाँ पे इनमें से कौन ऐसा है जो अजाइड के साथ रिएक्ट करके मोनोफॉस्फाजिन नहीं देगा, तो आपका कंपाउंड है P2O5। बाकी PCl3, POR3, PC6H5 का थ्राइस, ये तीनों ही चीजें आपके अजाइड आयन के साथ रिएक्ट करके मोनोफॉस्फाजिन देंगे, लेकिन P2O5 नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, द एलिमेंट Z इक्वल टू 118, सॉरी ये एटॉमिक नंबर आपको बताया है कि एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 118 है, तो ये 118 एलिमेंट का जो फैमिली जो एलिमेंट है ये पीरियोडिक टेबल की किस फैमिली में रखा जाएगा। तो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट नोबल गैस की जो आपके ग्रुप है नोबल गैस वाला, उस ग्रुप के अंदर रखा जाएगा। हेलोजन फैमिली में नहीं आएगा, अल्कली मेटल्स में नहीं आएगा, नोबल गैस में आएगा। अगर 119 आगे कोई एलिमेंट आपको मिलेगा तो वो किस में आएगा, वो आपका अल्कली मेटल्स में आएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिखकर दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH शोन अबव। तो आपको इस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऊपर गिवन है, उनकी आपको स्टेबिलिटी बतानी है, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। देखिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनमें अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, अगर आपको चार्ज सेपरेशन करके दिए हैं और विदाउट चार्ज सेपरेशन के दिए, तो विदाउट चार्ज सेपरेशन जो है वो मोस्ट स्टेबल होगा। फिर उसके बाद चार्ज सेपरेशन वाले में हमें ये चेक करना है कि नेगेटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो और पॉजिटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर हो, तो वो भी स्टेबल होगा। लेकिन अगर आपका नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव एटम पर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है, तो वो स्टेट है जो आपकी लीस्ट स्टेबल होगी, वो स्ट्रक्चर आपका लीस्ट स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है, सेकंड मोस्ट स्टेबल आपका जो है वो सेकंड स्ट्रक्चर है, और लास्ट स्ट्रक्चर आपका लीस्ट स्टेबल है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आपका सेकंड ऑप्शन सबसे राइट जाता है, ये ऑर्डर में ही गिवन है, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, देन सेकंड लेस स्टेबल और थर्ड सबसे लीस्ट स्टेबल है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। स्ट्रेंथ कहीं या कंसंट्रेशन कहीं हमें 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड की हमें बतानी है क्या होगी।
देखिए 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मतलब होता है 1 लीटर ऑफ दिस H2O2 सोल्यूशन विल गिव 10 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। अगर हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1 लीटर सोल्यूशन है तो हमें उसमें ऑक्सीजन कितना मिलेगा, 10 लीटर मिलेगा। इसका मतलब है 10 वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ H2O2। तो यहाँ पे हम इक्वेशन देखते हैं 2H2O2 चेंजेस टू O2 प्लस H2O। अगर हमारे पास इसका मोलर मास है H2O2 का तो कितना आएगा, 68 आएगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का 34 तो दो मॉलिक्यूल का 68। अगर ऑक्सीजन हमें STP पे देखनी है तो कितनी मिलेगी, 22.4 लीटर हमें यहाँ पे ऑक्सीजन मिलने वाली है। तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी किससे, 68 ग्राम ऑफ H2O से। और यहाँ पे हमें कितना दिया है, 10 लीटर ऑफ O2 हमें मिलने वाला है STP पे, तो किससे मिलेगा हमें 10 लीटर। यहाँ इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, 68 अपॉन 22.4 इंटू 10। देखिए 4 लीटर ऑक्सीजन हमें मिल रहा है 68 ग्राम H2O2 से, 1 लीटर किससे मिलेगा, 68 अपॉन 22.4 से, और 10 लीटर किससे मिलेगा, इंटू में 10 से। इक्वेशन सोल्व करेंगे 29.9 और अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम यहाँ पे आ जाएगा। और स्ट्रेंथ चेक करनी है तो हमें 10 वॉल्यूम की स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी, 30 ग्राम अपॉन 1 लीटर यानी 3%। तो हमारा राइट आंसर 30 ग्राम पर लीटर यानी 30.36 ग्राम पर लीटर, यही ऑप्शन हमारा राइट है यहाँ। Next, the pK of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide are 4.76 and 4.75 respectively. What will be the pH of ammonium acetate solution? Ammonium acetate solution जो है आपका वो weak acid और weak base से बना है, acetic acid और ammonium hydroxide से। ये weak acid है, ये weak base है। अगर हमें इसका pH निकालना है अमोनियम एसीटेट का तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होगा 7 + ½ ऑफ pKa माइनस pKb। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड का पीके क्या है, 4.76 है, और आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीकेबी क्या है, आपका 4.75 है। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, और हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में 2 और 7 इसमें ऐड करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 0.005 और 7 में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.005। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 17 और 18 दोनों में आ चुका है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 147, नेम द एल्कीन विच ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स एसीटोन। ऐसी एल्कीन का नाम बताइए जो ओजोनोलिसिस करने पर एसीटोन देगी। देखिए ये एल्कीन्स आपको गिवन है ऑप्शंस के अंदर। जब इसका ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होकर के आपको क्या मिलना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग जाना है। तो CH3 CH दोनों साइड सेम है तो आपको दो मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे, एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल के। नेक्स्ट बी ऑप्शन में आपको ये वाला गिवन है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, एक प्रोपेनॉल मिलेगा, और यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो दो मॉलिक्यूल आपको एसीटोन के मिलेंगे, और यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको मिलेगा एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। तो ऑप्शन 3 में आपको एसीटोन मिलने वाला है। तो एल्कीन जो एसीटोन देगी वो होगी 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, विच हाइड्रोकार्बन ऑन वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। कौन सा हाइड्रोकार्बन गर्म करने पर मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कार्बोनिल कंपाउंड देगा। ये आपकी एल्काइंस होती हैं, क्योंकि एल्कीन को सिर्फ हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी हमें कंपाउंड मिल जाएंगे, लेकिन एल्काइन जो है वो थोड़ा लिस्ट रिएक्टिव होने के कारण वहां पे हमें कैटलिस्ट भी डालना पड़ता है। मर्क्यूरिक सल्फेट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे एल्काइन के साथ और हमें देंगे कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे इस चीज को। तो एल्काइन आपके HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 और 333 केल्विन पे रिएक्ट करेंगे तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड देंगे एल्डिहाइड और कीटोन। जो एल्डिहाइड है वो सिर्फ आपको इथाइन से रिएक्शन करवाने पे ही मिलेगा, एक सिंगल एल्डिहाइड, और बाकी जितनी भी एल्काइंस आपको क्या देंगे वहां पे कीटोन्स देंगे। अगर आपका एल्कीन या एल्काइन अनसिमेट्रिकल है तो वहां पे जो रूल लगेगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर। सेम बॉन्ड ऑर्डर का मतलब अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो उनके बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन में यहाँ पे 10 होंगे, क्लोरीन में Cl2 में 14 होंगे, O2 में यहाँ पे आपके पास कितने रहने वाले हैं, आपके पास होंगे 10,
एक ऑक्सीजन में 6, 2 में हो गए आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन, 12 में से 2 हमने कम कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन में यहाँ पे आपको मिलेंगे 14 इलेक्ट्रॉन। NO पॉजिटिव में आपके 16 है, CO में भी आपके 10 है और CO में भी आपके 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और O2 और N2 में 12 और 14 इलेक्ट्रॉन है रिस्पेक्टिवली। तो आपका जो ऑप्शन है वो थर्ड के साथ जाता है, NO पॉजिटिव और CO, इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। 150 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज एज द मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर थर्मल रिएक्टर। जो आपके ऑप्शन है ग्रेफाइट D2 और ऑर्डिनरी H2, ये तीनों ही आपके न्यूक्लियर थर्मल रिएक्टर में एज ए मॉडरेटर यूज होते हैं। मॉडरेटर होते हैं जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं और कूलिंग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। जबकि जो आपके बेरियम और हीलियम है ये भी एज ए मॉडरेटर यूज किए जाते हैं, लेकिन ये पावर प्लांट्स में यूज किए जाते हैं, थर्मल रिएक्टर्स में यूज नहीं किए जाते। तो आपका यहाँ पे नॉट यूज पूछा था, ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट होगा। आई होप सो ये आपको जो सोल्यूशन है काफ़ी हेल्प करने वाला है स्टेट की प्रिपरेशन के लिए। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।